नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आजादी के बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में 25% युवा सांसद जो हैं वो संसद पहुंचे, जबकि उसके बाद 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा करीब 35% युवा सांसद संसद में पहुंचे। लेकिन इसके बाद संसद में पहुंचने वाले युवा सांसदों की संख्या कम होती गई। 2004 में 20%, 2014 में 8% युवा सांसद संसद पहुंचे। इसके बाद 2019 में संसद में पहुंचने वाले युवा सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ और 12% युवा सांसद सदन में पहुंचे। सवाल यह है कि संसद में युवा सांसदों की संख्या पर आज इतनी चर्चा क्यों? दरअसल आज विश्व संसद दिवस है। विश्व संसद दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जून को ही 1889 में आईपीयू यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के जरिए आईपीयू की स्थापना के दिन को विश्व संसद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व संसद दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि हमारी संसद ने पिछले 7 दशकों से अधिक समय के दौरान आम आदमी की आकांक्षाओं को आवाज दी है और जनहित में कानून और नीतियां बनाई। उन्होंने कहा कि आइए इस दिन लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं और संविधान में अपने विश्वास को मजबूत करने के संकल्प को दोहराएं। और इस बार विश्व संसद दिवस की जो थीम है वो दरअसल रखी गई है संसद में युवाओं की भागीदारी को लेकर। तो देश देशांतर में आज हम अपने खास मेहमानों से विश्व संसद दिवस के मौके पर संसद में युवाओं की भूमिका के महत्व को, उनकी भागीदारी के महत्व को समझेंगे, चर्चा करेंगे। युवाओं के देश भारत में लोकतंत्र के प्रहरी संसद में युवाओं की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है, अब तक की जो तस्वीर है वो क्या दर्शाती है और आगे किस तरह की तस्वीर नजर आती है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही संजय सिंह हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आज विश्व संसद दिवस है और जैसा कि पहले भी बताया गया, जो हमारी थीम है वो है विश्व संसद दिवस की संसद में युवाओं की भागीदारी को, उनकी हिस्सेदारी को, उनकी भूमिका को लेकर। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम जानते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वो देश है जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में भारत की संसद में युवाओं की भूमिका और भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, समाज के किसी भी क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भविष्य वही बनाते हैं, क्योंकि आगे की पीढ़ी को जो देना है वो आज अगर युवाओं को आप तैयार करेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए आपकी तैयारी। लेकिन संसद किसी भी देश में उस देश के समाज का आईना होती है। तो जो समाज में हो रहा है, जो समाज की स्थिति है, जो समाज की परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, या फिर कहिए कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं या बदलाव नहीं आ रहे हैं, उन सब वो सब परिलक्षित होता है संसद। तो 3-4 कारण हैं। देखिए, 2/3 आबादी हमारे देश की युवाओं की है। इसके बावजूद आपने अभी आंकड़े बताए कि संसद में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। तो एक तो हमारा समाज जो है वो ये मानता है कि अनुभव ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बजाय इसके कि नए व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अनुभवी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दे तो ज्यादा बेहतर करेगा या उस पर ज्यादा भरोसा होता है, कह सकते हैं। युवा को लेकर एक मन में आशंका रहती है कि ये कैसा कर पाएगा। युवाओं को लेकर आजकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत विश्वास है, लेकिन समाज के दूसरे कार्यकलापों को लेकर, और हम आज संसद और राजनीति की बात कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित रखते हैं, वहां थोड़ा भरोसा कम लगता है। कोई अध्ययन नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो संख्या आपने बताई है, जो संख्या है संसद में, उससे एक बात ये समझ में आती है। दूसरा ये है कि भारतीय राजनीति में कोई रिटायर नहीं होना चाहता, यहाँ रिटायर करना पड़ता है।
तो जब पुराने लोग छोड़ेंगे नहीं जगह, तो नए लोगों को जगह मिलेगी कैसे? ये एक बड़ी समस्या है कि जी। जो राजनीति में हैं वो चाहते हैं उनके बेटे को भी मिल जाए, उसके बाद उनके बेटे-बेटी को भी मिल जाए, टिकट मिल जाए, पार्टी में पद मिल जाए। तो होता ये है कि वो जगह खाली होती नहीं है और उस तरह से युवाओं को बढ़ाने में फिर दिक्कत आती है। जी। भारतीय जनता पार्टी की एक इस मामले में मैं तारीफ करूँगा कि आरएसएस का प्रभाव होने के कारण आरएसएस ने पहले अपने यहाँ किया पीढ़ी परिवर्तन, हुँ। युवा लोगों को आगे ले आए संगठन। बीजेपी में भी वही चल रहा है। 2014 से आप देखें तो जो शीर्ष 2 नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, स्वेच्छा से रिटायर नहीं हुए। तो एक समस्या तो राजनीति में ये है। जी। दूसरा, जिस तरह की राजनीति चली पिछले 25, 30, 35 सालों में, खासतौर से मेरा मानना है कि इमरजेंसी के दौर के बाद, एक राजनीति के प्रति वितृष्णा युवाओं के मन में पैदा हो गई। ये बहुत बुरी चीज़ है, बड़ी खराब जगह है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो यहाँ मत जाइए। तो वो जो वितृष्णा है युवाओं के मन में, उसने भी उनको आने से रोका। फिर राजनीति में पैसे का जितना बड़ा खेल है, जी। वो भी रोकता है। उसका नतीजा ये होता है कि जो राजनीतिक परिवार से जुड़े लोग हैं या जो पैसे वाले हैं, प्रभाव वाले हैं, उनके उनके बच्चे या उनके जो है आस-पास के लोग वो ज़्यादा आते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो मिलाकर ये आज जो स्थिति है संसद में इतनी कम संख्या है युवाओं की, उसका मैं मानता हूँ कि ये मुख्य कारण है। जी, बिल्कुल। संजय जी, आज़ादी के बाद से ही अगर हम देख लें, जो पहले लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद से लगातार 1957 में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतिशत रहा, करीब 35% संसद में युवा सांसदों की संख्या की अगर हम बात करें। लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि तस्वीर में गिरावट का रुख जारी है। जो बात प्रदीप जी भी कह रहे थे कि राजनीति में जब देश की दशा और दिशा तय करनी हो, नीति निर्धारण हो, ये महत्वपूर्ण चीजें जिसमें युवा जोश, युवा शक्ति के बजाय अनुभव को ज्यादा तरजीह जीती जो है वो दी जाती रही है। आप इससे कितना सहमत हैं और क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से कम राजनीति में हम ये संख्या कम देख रहे हैं? देखिए, इसको 2-3 नज़रिए से देखना होगा। एक तो जिस समय मान लीजिए संसद की शुरुआत हुई, 52 में पहला चुनाव हुआ, उस समय जो लोग आए थे राजनीति में वो स्वयं प्रेरित होकर के आज़ादी की लड़ाई के बाद से लोग आए थे, तो उसमें एक वेरिएशन था। 57 में चूँकि एक तरह की व्यवस्था बन रही थी, तो नए लोग चुन कर के आए थे, नए लोगों को मौका मिला। जो अभी का परिदृश्य है, हम वर्तमान पे आते हैं, तो आप कह रही युवा सांसद से मतलब है आपको 25 से 40 साल की उम्र के लोग। जी। 25 से 40 राजनीति में युवा होते हैं, 50 भी युवा होते हैं। राहुल गांधी अभी युवा नेता है, 50 के हैं। तो राजनीति जो बाकी जगह पौरावस्था होती है, वो राजनीति में युवा अवस्था होती है। इसका एक मूल कारण ये है कि जो लोग संसद में आते हैं, संसद का काम क्या है? नीति निर्धारण का काम, मुख्य काम जो है वो लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम। देखिए, जो यंगर जनरेशन, जो यंगर लॉट आता है, वो ज्यादातर वो डायनेस्टिक सक्सेशन वाले लोग संसद में चुन करके आते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे इस बार के संसद में आप बैंगलोर के तो उनको देख लीजिए, सांसद को देख लीजिए, लद्दाख के सांसद को देख लीजिए, उनकी बहुत अच्छी संसद में उन्होंने अपना जो भी प्रभुत्व या बातें बताई, एक विश्वास पैदा करते हैं लोगों के बीच में। बड़ी चीज ये है कि युवा राजनीति में आए तो कैसे आए? जी। कोई अगर राजनीति में आता है तो वो अपना, मुझे आज तक बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, राजनीति काफी समय से कवर कर रहा हूँ, कि आपका खर्चा कैसे चलता है? कोई भी व्यक्ति किसी पद पे कोई काम कर रहा हो तो उसको जीवन यापन के लिए या उसके माता पिता भी प्रेरित करें या स्वयं भी प्रेरित हो, तो उसका खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि राजनीति में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई किसी तरह का या अप्रेंटिसशिप ऐसा नहीं है या किसी और तरह का काम, जिस व्यवस्था को करते हुए वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते। तो 2 उसके सामने ऑप्शन है, या जिसे समाज में मतलब आप कहते हैं रैकेट करना, कि किसी जोड़ तोड़ का काम करे और उससे पैसे कमाए, या उसके परिवार का धन इतना ज्यादा हो कि वो राजनीति करता रहे और बाकी चीजें करे, क्योंकि पॉलिटिक्स ब्रॉडली अगर ठीक से करना है तो फुल टाइम बिजनेस है।
कई लोग बाद में, इसलिए आपने देखा होगा कई लोग प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद राजनीति में आते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लोग एक क्षेत्र में सक्सेस के बाद आते हैं। अभी का अगर संसद देखेंगे तो फर्स्ट टाइमर की भी संख्या ज्यादा है। मैं सिर्फ यूथ से ज्यादा फर्स्ट टाइमर वाले इशू पे जोर दूंगा, वो महिलाओं के नंबर्स पे जोर दूंगा, इसलिए कि वो इस बात का एक द्योतक है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदल रही है, नए लोगों को मौका मिल रहा है। तो जब नए लोगों को मौका मिल रहा है, और कई प्रदेशों में आप मुख्यमंत्री भी देखें, जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो राज्य है, वहां भी मतलब कोई डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं है। लोगों के बीच से वो निकल करके एक मुख्यमंत्री आए हैं। या सुदूर पूर्व चले जाइए, त्रिपुरा में भाजपा ने एक नए युवा व्यक्ति को एक मौका दिया है। पहाड़ों के क्षेत्र में चले जाइए तो हिमाचल में, मतलब पॉलिटिक्स के सेंस में ये सारे लोग युवा होते हैं, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में काम करने की सीमा, फिर उसमें अपना एक परिचय बताना, कोई एग्जाम तो है नहीं कि एग्जाम आपने पास कर लिया तो उसके बाद आप इस पद पे चले गए, ऐसा तो है नहीं। आपको धीरे धीरे अपनी पैठ संगठन में बनानी पड़ती है, अपना एक व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपकी एक उम्मीदवारी होती है। तो मैं कहता हूँ जितनी सघन कंपटीशन राजनीति में, ऐसा नहीं है कि राजनीति में कंपटीशन नहीं है, काफी सघन कंपटीशन है। उसमें से जो लोग निकल करके आते हैं, जरूरत इस बात पे जोर देने की है कि जो युवा वर्ग आ रहा है राजनीति में, जो लोग आ रहे हैं, उसमें डायनेस्टिक सक्सेशन वाले जो लोग हैं, जो परिवारवाद वाले जो लोग हैं, उनके बजाय जो बाकी क्षेत्र से वो कर्मठ लोग, जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद उनकी ये क्षमता होती है कि राजनीति में आकर के खड़े रहें, अपना एक प्रभाव बनाने की कोशिश करें, अपना एक अलग परिचय बनाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को मौका मिला। लेकिन साथ में एक लंबी व्यवस्था जब तक नहीं होगी कि जो लोग किसी तरह की ये व्यवस्था हो कि जो लोग काम करें राजनीति में, वहां एक डिफाइंड प्लेटफॉर्म हो कि यहाँ आकर के आप सीख भी सकते हैं और यहाँ से राजनीति में जा भी सकते हैं, आपके जीवन उपार्जन के लिए इसमें ये व्यवस्थाएं हैं आर्थिक रूप से, तब तक ये डिबेट चलती रहेगी और पता नहीं कितना सार्थक आयाम तक पहुंचेगी, उसके बारे में थोड़ा हर समय संशय है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया संजय जी ने। प्रदीप जी, जो प्रश्न इन्होंने उठाया है कि युवा राजनीति में आए तो कैसे आए, कितना बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं युवाओं की संसद में भागीदारी को लेकर, राजनीति में भागीदारी को लेकर, लेकिन जो ऑब्स्टेकल हैं, एक परिवारवाद भी ऑब्स्टेकल है, ये उसके अलावा जो रोड़े हम देख पाते हैं वो दरअसल क्या है, और क्या उनका निदान इतनी आसानी से संभव है? नहीं, देखिए संजय जी ने जो दो बातें कही, मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण। एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो इस देश के युवा के मतलब राजनीतिक विकास को जो है वो उसके रास्ते में सबसे बड़ी बात है जी। दूसरी जो उन्होंने कही कि भाई अगर कोई राजनीति में आना चाहता है अपना प्रोफेशन छोड़कर, अपना काम छोड़कर, तो उसके जीवन यापन की व्यवस्था क्या है, इसकी कोई जब तक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था नहीं होगी तब तक होगा ये कि जो लोग पार्टी नेता के करीबी होंगे या जो भ्रष्ट तरीके से चलने के लिए तैयार होंगे, या फिर जो जिनके पास अपने परिवार का पैसा होगा, वही लोग राजनीति में आ पाएंगे। और यही एक तरह से हो रहा है। देखिए, हर देश के इतिहास में कई मोड़ आते हैं। जो आपने जो 52 से बताया कि 52 में 57 में ज्यादा थी, धीरे धीरे जो है युवाओं का प्रतिशत घटने लगा, कम होता गया। तो आजादी के आंदोलन में जो लोग लगे थे, बड़ा लंबा संघर्ष चला, एक पीढ़ी धीरे धीरे रिटायर होने की स्थिति में आ गई, तो नए लोग उस समय ज्यादा आए। दूसरा मौका था भारत के पास, युवाओं ने 2 आंदोलन इस देश में, बड़े आंदोलन आसपास ही हुए। एक नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का, जो युवाओं के बल पर ही मेरा ख्याल है दुनिया में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है कि जब एक सरकार गिरा दी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मारपीट के, बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण ढंग से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देने पे मजबूर किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से आई थी। दूसरा जेपी का मूवमेंट, उसके बाद जब 77 में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बने 83 साल के मोरारजी भाई देसाई। अब आप सोचिए कि जिन युवाओं के आंदोलन से इतना बड़ा राष्ट्रीय परिवर्तन हुआ, राजनीति में इतना बड़ा बदलाव हुआ, उनका नेतृत्व
83 साल के मोरारजी भाई कर रहे थे। मोरारजी भाई के खिलाफ मुझे नहीं कुछ कहना है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छे प्रशासक थे, इन सब चीजों से इनकार नहीं कर रहा हूं। जी। लेकिन आपने संदेश क्या दिया? संदेश युवाओं को ये मिला कि आपके लिए राजनीति में अभी जगह नहीं है। तो अगर आप आंकड़ा कोई अध्ययन करे, उठाकर देखे, 75 के आंदोलन में, जेपी मूवमेंट में जो युवा थे वो 75 से 80 के बीच में उसके बाद कहाँ गए? ज्यादातर को आप पाएंगे कि वो दूसरे प्रोफेशंस में चले गए, छोड़ दिया राजनीति उन्होंने। बिल्कुल। जिनको राजनीति संभालनी चाहिए थी वो छोड़कर चले गए। तो फिर कौन बचे? जो पुराने थे वही बचे। तो ये मुश्किल जो है, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने और तय कर दिया, युवा का मतलब नेता का बेटा जो है वो युवा हो गया। अखिलेश यादव युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, जगन मोहन रेड्डी युवा हैं, राहुल गांधी युवा हैं, यही युवा बचे। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ कैडर बेस्ड पार्टीज पर आ जाती है कि वो जहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जगह नहीं है उस तरह से, उन पर जिम्मेदारी आती है कि वो बढ़ाएं। और संजय जी ने उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से युवाओं को बढ़ाया है। और कैबिनेट में देख लीजिए, नए लोग जिस तरह से आए हैं, वो संतुलन देखिए अनुभवी लोगों का और नए लोगों का, उससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। तो पहली जरूरत यह है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को जनता रिजेक्ट करे। हम आप विरोध करते रहें, उसके खिलाफ बोलते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम मतदाता के रूप में उनको चुनते रहेंगे, तब तक इन बातों का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब युवाओं को आप मौका देंगे, तब आप ये बात कह पाएंगे कि युवाओं की संख्या कम है या ज्यादा है। दूसरा बड़ी रुकावट जो है वो राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आज की जो पीढ़ी है वो ईमानदारी से पैसा कमाना चाहती है, ईमानदारी से टैक्स देना चाहती है, ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहती है, कम मिले ज्यादा मिले। लोग बड़ी नौकरी छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं कम पैसे। लेकिन वो इस भ्रष्टाचार के दलदल में अपने को वो जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह पाते हैं कि कैसे कहाँ आ गए, क्या हमारी क्या भूमिका है इसमें। तो वो मुश्किल जो है आज की पीढ़ी के युवाओं के सामने बहुत बड़ी है। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो राजनीति से और दूर चले जाते हैं, इस बात को रियलाइज नहीं करते कि राजनीति एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे आपकी अर्थनीति हो, समाज की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, कोई भी नीति उठाकर देख लीजिए, अपने जीवन का कोई पक्ष उठाकर देख लीजिए, सब जगह राजनीति उसको प्रभावित करती है। तो इसके बारे में जब तक मतदाताओं की ओर से जो लोग इसका समर्थन नहीं करते, भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति का, उनकी तरफ से सोच में बदलाव नहीं आएगी, और बदलाव के साथ साथ वो फॉलो अप अगर एक्शन के रूप में नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि जो दो मुख्य बाधाएं सामने नजर आती हैं, परिवारवाद की राजनीति और राजनीति में भ्रष्टाचार, ये दो मुख्य बाधाएं हम देख रहे हैं युवाओं की राह में जब वो राजनीति में आने की सोच रहे हैं। और इस देश की युवा आबादी जो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, उनके कंधों पर भी ये जिम्मेदारी आ जाती है एक मतदाता के रूप में कि वो कम से कम इन दोनों चीज़ों को, राजनीति, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो राजनीति है उसको नकारें। संजय जी, जो भी सवाल उठाए हैं प्रदीप जी ने, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उनकी जो भागीदारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जवाब जो है वो क्या मिलना इतना आसान है? ये जो परिवर्तन लाने की हम बात कर रहे हैं वो क्या इतना आसान है, या ये धीरे धीरे संभव है? और जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि मौजूदा सरकार की जो तस्वीर है, खासकर उनकी जो कैबिनेट है, उसमें भी ये संतुलन दिखाई देता है। देखिए, एक चीज जो है सुधार के रास्ते पे अग्रसर तो है पहले से, जैसे आपका वो आंकड़ा भी बता रहा है। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है, वो परिवारवाद होता है। क्योंकि आपको लगता है कुछ भी कर लो यार, इन्हें ही रहना है, ये इनके बेटे आएंगे, इनके पोते आएंगे। दो पार्टियां ऐसी हैं इस देश में, एक बीजेपी और दूसरा आप लेफ्ट पार्टीज भी, जहां लोग काडर से वो निकल करके आते हैं, परिवारवाद की परंपरा से अलग आते हैं। वहां ये क्षमता है कि वो चेंज हो सके। अब जैसे अगर आप बीजेपी का स्ट्रक्चर देखें
तो आप देखिए कि अमित शाह 50 साल की उम्र में, 50 साल मतलब राजनीति में बिल्कुल युवा है। इतनी जी। बड़ी पार्टी में कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो उनकी उम्र 50 साल के करीब थी। नितिन गडकरी जब हुए तो उनकी उम्र भी इसी के आसपास थी। उसके पहले मतलब जिस समय अटल जी हुए होंगे या अडवाणी जी हुए होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी की भी उम्र उस समय के हिसाब से कम थी। तो वहां पे अगर देखिएगा तो जो ऊर्जा का संचार हुआ उसका आप नतीजा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है जी। कई जगह पार्टी के विस्तार में या चुनावों में, या लोगों के मन में एक विश्वास जमता है कि कोई भी इस पार्टी में काम करके आगे बढ़ सकता है। तो एक परंपरा लेफ्ट में भी थी, लेकिन वहां पे ज्यादातर जो उम्र दराज लोग बैठे हैं वो बैठे रह गए, उनका पोलित ब्यूरो में या पार्टी जनरल सेक्रेटरी, वो चेंज बीच में हुआ भी तो चेंज वापस लौट करके वो जी। उल्टा हो गया। हम्म। ये जब तक मतलब ये जो चीजें हैं ये साकार नहीं होंगी। एक चीज जो प्रदीप जी जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र किया, 1975-77 जो जेपी आंदोलन, और उसमें से क्या निकल कर गया, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि युवाओं का इस्तेमाल उस समय हुआ कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट एक फायदा हुआ, क्योंकि जो लोग आए थे वो मतलब यहाँ वहां स्वतः मोटिवेट होकर के एक सत्ता के खिलाफ, एक जिस तरह से आपातकाल लगाया गया और जिस तरह की एक डिक्टेटरशिप की सत्ता चल रही थी इंदिरा गांधी, उसके खिलाफ जो लोग आए, आज आपको बहुत सारे लोग चाहे केंद्र में या कई राज्यों में वो लोग मिलेंगे जो उस 75 के वो आपातकाल के बीच में जेपी आंदोलन के जो निकले हुए हैं, जिन्हें जेपी मूवमेंट का प्रोडक्ट कहा जाता है, वो लोग कई जगह मतलब सत्ता वाले पोजीशन में या इंपॉर्टेंट राजनीतिक पोजीशन में है, या जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, अपनी पार्टी वो चला रहे हैं, वो लोग अगर आप देखेंगे तो वैसे कई प्रदेशों में भी हैं और केंद्र में भी वैसे लोग हैं। जी। लेकिन वो एक दौर था जिसमें कि लोग अपने आप मोटिवेट होकर के निकल करके आ रहे थे। इस दौर में अगर पिछले आप 7 साल में देखेंगे और उसके पहले से वो बिल्डअप जब शुरू हुआ था, बहुत सारे टेक्निकल लोग जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे, वो लोग वो काम छोड़ करके राजनीति में कुछ मुख्य धारा में सीमित लोग आए हैं, लेकिन राजनीति से जो अलाइड चीजें, कई तरह का जो मान लीजिए किसी तरह का थिंक टैंक बनाना हो, किसी तरह का टेक वो करना हो, किसी और तरह का ग्रुप सेटअप करना हो, उस तरफ कई लोग निकल करके आए हैं और जी। वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। समस्या कहाँ जाकर के खड़ी हो जाती है कि पॉलिटिक्स एक गंदा शब्द हो गया है हमारे समाज में। उसका कारण ये है, चाहे आप सिनेमा देख लें या सर्कस देख लें, या हर दिन आपको कोई उल्टी चीज सुनने को मिल रही है, या राजनेता ऐसा उनके कई जगह अलग अलग तरह के राजनेता हैं जिनका कर्म भी उस चीज को बढ़ाता है, लोगों में विश्वास का जो सबसे बड़ा डेफिसिट पैदा करता है कि राजनीति में ऐसे लोग ही आते हैं। उसको जी। थोड़े क्लींजिंग की जरूरत है, वहां पे टफ मेजर्स की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि परिवारवाद के खिलाफ एक नियत तरीके से लोगों के मन में एक जागृति की जरूरत है। केंद्र में उसका सफाया काफी हद तक हो चुका है। राज्यों में समस्या ये हुई है कि ऑल्टरनेट पार्टी के नाम पे कई जगह वही पार्टियां बच जाती हैं जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की तरह चल रही हैं। तो वहां एक और काउंटर कई जगह जो रीजनल पार्टीज, जी। मतलब मोस्ट रीजनल पार्टीज आप कह लेंगे, तो वो जेडीयू को छोड़ करके मेरे ख्याल में कोई और ऐसी रीजनल पार्टी नहीं है जो परिवारवाद के रास्ते पे नहीं चल रही। जी। तो वहां पे भी एक संघर्ष की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो चेंज होगा तब आगे जाकर के धीरे धीरे वो चेंज परिलक्षित होगा। बिल्कुल, और इस दिशा में चेंज लाने के लिए भी जैसा कि आपने भी कहा कि युवाओं का ही आगे आना ज़रूरी है, चाहे वो मतदाता के रूप में आए या फिर उम्मीदवार के रूप में। प्रदीप जी, एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये, अब चूंकि वक्त की कमी है तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा संक्षिप्त में आप उत्तर दें कि जो माइंडसेट है युवाओं का, उनकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है राजनीति में आने की, इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार करना कितना ज़रूरी है? जो दो बातों का हम दोनों लोगों ने जिक्र किया, एक भ्रष्टाचार, दूसरा वंशवाद की राजनीति, तीसरा बड़ी रुकावट है वो जाति की राजनीति। अब मुश्किल ये होती है कि अगर कोई युवा आना चाहता है, उसकी जाति की संख्या बड़ी नहीं है, तो उसके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। जी। वो सरवाइव केवल कैडर वाली पार्टी में कर सकता है,
जहां उसको अपनी जाति के आधार पर उसकी क्षमता का आकलन इस आधार पर नहीं होता कि उसकी जाति के कितने वोट उसके साथ हैं या कितने लोग उसके साथ हैं। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है भारत के युवाओं के राजनीति की ओर आने में सबसे बड़ी बाधा है, और इनमें परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन वो बड़ा धीमा है। ये परिवर्तन की गति अगर तेज हो तो ज्यादा बड़े बदलाव बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर जो रोड़े हैं, जो ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो बाधाएं हैं जिनका कि आप लोगों ने जिक्र भी किया, इनको दूर करना जरूरी है। और जो परिवर्तन आ रहा है वो धीमा है और इसे तेज गति देने की जरूरत है। मौजूदा सरकार के माध्यम से या पिछले कुछ सालों में हमने ये जो परिवर्तन है वो होते हुए देखा है, लेकिन युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है, मतदाता के रूप में भी और उम्मीदवार के भी रूप में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। और उनके लिए जिम्मेदारी बनती है पूरे राजनीतिक महकमे की कि वो पृष्ठभूमि तैयार की जा सके जिसमें कि युवाओं की भागीदारी बढ़े राजनीति में। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।